बीएससी पार्ट प्रथम के सभी विद्यार्थियों का आज के ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम आयनिक ठोस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने आयनिक ठोस के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ा है उसको अप्लाई करते हुए ये आपके सामने बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, तो इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आज हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, समझाइए क्यों पहली प्रॉब्लम है NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता है। इस बात को हमें समझाना है। देखिए NaCl और एक तरफ है NaCl2, इसमें Na प्लस और Cl माइनस आयन है, इसमें Na2 प्लस और 2Cl माइनस आयन है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने कहा था कि U0 इक्वल टू माइनस Na a z स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r0 1 माइनस 1 अपॉन n। इस फॉर्मूले के मुताबिक जब आयनों पर आवेश की मात्रा बढ़ती है या जो आयनिक आवेश का गुणनफल है उसका मान बढ़ता है तो चालक ऊर्जा का मान बढ़ता है, और साथ में चालक ऊर्जा का संबंध स्थायित्व से भी है। अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए चालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह आयनिक क्रिस्टल उतना ही अधिक स्थायी होगा। इस बात को अगर हम यहाँ पे लागू करें तो कौन से क्रिस्टल के लिए चालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा? इसके लिए ज्यादा होगा। दूसरी बात और देखिए, इसमें जब हम क्लोराइड से क्लोराइड माइनस आयन बनाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। जब हम किसी परमाणु के उदासीन जो परमाणु हैं, गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से बनता है, और कोई भी जब आकर्षण होता है कहीं पर भी जहां आकर्षण होता है वहां पे एनर्जी का मान कम होता है और यानी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने Cl से Cl माइनस आयन बनाया है उस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई है। तो यहाँ पे देखिए 2 Cl माइनस आयन है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, यानी जो नेगेटिव एनर्जी का मान है वो बढ़ा है। तो यहाँ पे दो फैक्टर देखिए, चालक ऊर्जा का मान हमें ज्यादा प्राप्त हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी हमें अधिक प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों अनुकूल परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी NaCl2 नहीं बनता है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और NaCl बनता है। इस बात को हम कैसे समझा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। चालक ऊर्जा के जो फैक्ट हैं उनको लागू करने से ये बनना चाहिए था और ये बनना चाहिए था और इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी बनना चाहिए था। तो देखिए विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो बोर्न हैबर तर्क की सहायता से हम इस बात को भली प्रकार से समझा सकते हैं कि NaCl बनता है और NaCl2 नहीं बनता है। यहां लिखेंगे बोर्न हैबर चक्र की सहायता से देखिए दोनों का हम बोर्न हैबर चक्र बनाएंगे, NaCl का भी बनाएंगे और NaCl2 का भी बनाएंगे और दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए NaCl का बोर्न हैबर चक्र बनाने के लिए देखिए Na और चाहिए, हाफ Cl2 चाहिए, और ये गैसीय अवस्था में है, इसे हमें क्या बनाना है?
बनाना है, 1 मोल बनाना है। तो ये जो है एक स्टेप में अगर हमें बनाना है तो इसके लिए हमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसको हम बोलते हैं -Q, यानी संवहन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, और अगर हमें इसको मल्टी स्टेप में बनाना है तो सबसे पहले सोडियम जो ठोस है उसको हम सब्लिमेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। ठीक उसी प्रकार से हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये डिसोसिएशन एनर्जी हो गई और ये बन गया Cl गैस। अब देखिए अगले स्टेप में हम इसमें से एक बाह्यतम ठोस के इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल और ये परिवर्तित हो गया Na+ गैसेस में और इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जितनी एनर्जी देंगे और ये परिवर्तित हो गया Cl- आयन गैसेस। अब देखिए ये दोनों विपरीत आवेशित हैं और गैसीय आयन हैं। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये जालक ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये तो हो गया NaCl के लिए बोर्न-हैबर चक्र। दूसरी तरफ हम NaCl2 का बोर्न-हैबर चक्र बनाएंगे तो देखिए NaCl2 का बोर्न-हैबर चक्र बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, NaCl2 और माइनस इसको हम Q1 कह देते हैं और इसको हम Q2 कह देते हैं और यहाँ पे देखिए सब्लिमेशन एनर्जी इसमें परिवर्तित हो गया है, गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो गया है। ओके, फिर इसके बाद में इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा, Na+ में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरा देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड, ये किसमें परिवर्तित हो गया, Na2+ गैसेस। यहां तक बात क्लियर है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम डिसोसिएशन एनर्जी जितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, 2Cl गैसेस में और ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इनटू 2, यानी 2 Cl मॉलिक्यूल्स हैं या दो Cl एटम है उनको Cl- गैसीय में परिवर्तित करना है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी और ये परिवर्तित हो गए 2Cl- आयन गैसेस और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl2 ठोस। ये क्या हो गया, NaCl2 के लिए बोर्न-हैबर चक्र और ये हो गया NaCl के लिए बोर्न-हैबर चक्र। दोनों हम जो साइकिल्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं तो देखिए इसमें -Q = ये जो सभी स्टेप हैं S के कांस्टेंट हीट समेशन के नियमानुसार कोई जो अभिक्रिया है भले एक पद में संपन्न हो या बहुपदों में संपन्न हो, दोनों ही प्रकार से जो कुल ऊष्मा परिवर्तन है वो समान होता है। तो देखिए सब्लिमेशन एनर्जी D/2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और U0, इनका जो सिंबल है वो हम वैसे की वैसे ही इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे U0 का मान है वो नेगेटिव में होता है, जालक ऊर्जा निकलती है और इसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव में होती है, इनका मान हम पुट कर देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव में होती है, ये आ गया Q1। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी माइनस चिन्ह रखा दीजिए, यहाँ पे देखिए Q2 होगा सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड प्लस 2Ca यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस U0। तो यहाँ पे देखिए Q1 का मान जो है वो हमें नेगेटिव प्राप्त होता है और Q2 का मान हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो ये बनेगा
तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि जिस किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए बोर्न-हाइबर चक्र के माध्यम से जब हम संवहन ऊष्मा का मान निकालते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान निकालते हैं, और अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए धनात्मक प्राप्त होता है तो वो आयनिक क्रिस्टल नहीं बनेगा, और अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए संवहन ऊष्मा का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो वो बनेगा। और अगर दो या दो से अधिक आयनिक क्रिस्टल के संवहन ऊष्मा का मान ऋणात्मक है तो जिसके लिए जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी कि NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता है। बोर्न-हाइबर चक्र की सहायता से हम इस बात को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जब हम NaCl और NaCl2 दोनों क्रिस्टल संरचनाओं के लिए बोर्न-हाइबर चक्र का निर्माण करते हैं तो बोर्न-हाइबर चक्र की मदद से हमें ये तथ्य ज्ञात हुआ है कि Q1 का मान तो ऋणात्मक है लेकिन Q2 का मान धनात्मक है, क्योंकि ये सभी एनर्जीज का मान हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, Q2 का मान निकालेंगे तो वो धनात्मक है। Q2 का मान धनात्मक होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल Q का मान बहुत अधिक होना है, साथ में जो डिसोसिएशन एनर्जी है प्लस D, जो बल वियोजन ऊर्जा है वो D है, और यहाँ पे क्या है D/2, यानी डबल एनर्जी हमें इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ रही है। इन दो कारणों की वजह से Ip2 और जो डिसोसिएशन एनर्जी है और इनकी वजह से क्या होता है, साथ में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है वो दोनों में है लेकिन इसका मान डबल प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये मान इन दोनों की तुलना में इतना अधिक नहीं है, और ओवरऑल हमें Q2 का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है जो कि किसी आयनिक क्रिस्टल के नहीं बनने का संकेत है। ओके विद्यार्थियों, ये बात क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, CaF2 ज्यादा स्थायी है CaF3, यानी कैल्शियम क्लोराइड जिसमें कैल्शियम 2+ और 2F- है, और CaF में क्या है कैल्शियम प्लस और F- है। ओके, तो ये ज्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है। इस बात को भी हम बोर्न-हाइबर चक्र की सहायता से समझा सकते हैं। हम कैल्शियम जो फ्लोराइड है CaF2 है और CaF है, दोनों का बोर्न-हाइबर चक्र बनाएंगे, और बोर्न-हाइबर चक्र बना करके जो Q मान है, Q का मान है, यानी जो संवहन ऊष्मा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उसके मान का हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों का मान का कंपैरिजन करेंगे, और हम पाएंगे कि जो कैल्शियम क्लोराइड है CaF2 है उसके संवहन ऊष्मा का मान हमें नेगेटिव प्राप्त होता है और इसका मान हमें नेगेटिव कम प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम जो फ्लोराइड है वो ज्यादा स्थायी है बजाय कि ये जो CaF के, ओके, CaF2 ज्यादा स्थायी है CaF के बजाय। ओके, इसका जो बोर्न-हाइबर चक्र है वो बनाएंगे जिस प्रकार से मैंने NaCl और NaCl2 का बोर्न-हाइबर चक्र बनाया है, ठीक उसी प्रकार से आप इसका बोर्न-हाइबर चक्र बनाएंगे और उसके आधार पर आप इसको समझा सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा प्रॉब्लम है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ व ऑक्सीजन से O2- आयन प्राप्त करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फिर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वह एक स्थायी यौगिक है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।